Hey guys, welcome to Imbibe Achieve CBSE क्लास 9th एंड 10th. दिस इज योर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट सुरभि गंगवार और आज हम करने वाले हैं सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज किया था उसका एनालिसिस. मैथमेटिक्स का पेपर कैसा आया था, किस चैप्टर से कितना वेटेज आया था, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और क्वेश्चंस को ब्रीफ में हम जल्दी से समझेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं और आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ. विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सो बच्चों पार्टी, सबसे पहले तो मैं आपको स्टैंडर्ड का पेपर आज डिस्कस कर रही हूँ. स्टैंडर्ड पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं. आप बहुत ध्यान से समझिएगा. चैप्टर की वेटेज किस किस चैप्टर की कितनी आई है सैम्पल पेपर में, अप्रॉक्सीमेट कुछ कुछ वैसी ही रहेगी, नॉट एग्जैक्टली द सेम. तो आप ये एज्यूम मत करके चलिएगा कि इस चैप्टर से इतने ही मार्क्स का आएगा. ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है. ठीक है, चलिए सो हम देख लेते हैं यहाँ पे एक बार कि जो हमारा पेपर है वो 80 मार्क्स का है. ठीक है, 80 मार्क्स का टोटल पेपर है और हमारे किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स आने वाले हैं एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. सैम्पल पेपर की बात कर रही हूँ. सैम्पल पेपर से आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू कितने आए हैं, है ना, और 2 मार्क्स के कितने आएंगे, 3 मार्क्स के कितने आएंगे, 5 मार्क्स के कितने आएंगे, केस स्टडी बेस्ड आएगा, असर्शन रीजन आएगा. बच्चों के माइंड में बहुत डाउट्स होते हैं, वो सारे के सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे. टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है, सबको पता है. सबसे पहला पार्ट आता है एमसीक्यू, जो कि सारे बच्चों को सबसे ज्यादा इजी लगता है क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि इजी है, चलो नहीं आया तो तुक्का भी लगा सकते हैं. बट ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है ना. 20 क्वेश्चन से तो 20 मार्क तो पक्के ही हो जाते हैं यहाँ से. तो आपको बहुत ध्यान से समझना है. एक बार हम मार्किंग स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं. आपका जो रियल नंबर के 1 मार्क के क्वेश्चन थे वो 2 आए हैं सैम्पल पेपर में. पॉलिनोमियल से 1 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 1 आया है, एपी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया भाई. उसके अलावा आएगा ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स का वेटेज देखो भाई, 3 क्वेश्चंस आए हैं ट्राइंगल चैप्टर से. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 3 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं आया. उसके बाद सर्कल से 1 आया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से 2 आया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 1 आया है, स्टैटिस्टिक्स से 2 आया है, प्रोबेबिलिटी से 1 आया है. टोटल 20 क्वेश्चंस. अगर 20 के 20 सही हो गए तो 20 नंबर पक्के हो गए, है ना. उसके बाद हम देखते हैं हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में. अच्छा, कुछ भी ऐसी चॉइस नहीं दे रखी है कि इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. उसके अलावा आपको क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि और में ऑप्शंस दे रखा है. तो कुछ क्वेश्चन जहां जहां मैंने मेंशन किया ना विद ऑप्शन, उसका मतलब है कि उसमें एक और के साथ क्वेश्चन दे रखा है. तो टोटल आपके इतने सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस के साथ दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ 2 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन. देखिए किस किस चैप्टर से आए. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, ट्राइंगल से, ट्रिग्नोमेट्री से, सर्कल से, और हमारा आया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, है ना. इसके अलावा 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन रियल नंबर, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन से तो आया ही है. इसके अलावा आपका ट्राइंगल से आया है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री से आया है, सर्कल से आया है और एरिया रिलेटेड टू सर्कल से भी आया है. ठीक है, 5 मार्क्स. अच्छा, 4 मार्क्स में हमारी ना केस स्टडीज आई हैं. जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे वो 4 नंबर में आया है. उस केस स्टडी में 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं और 3rd क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. तो टोटल 3 क्वेश्चन हैं लेकिन नंबर 4 है. ठीक है, तो आपके केस स्टडी पहले तो हम देख लेते हैं कि किस किस चैप्टर से आई है. केस स्टडी 1 आई है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से. अब ये मत सोचना कि पेपर में भी इसी चैप्टर से केस स्टडी आएगी. आ सकती है, नहीं भी आ सकती है. ठीक है, इसके अलावा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक केस स्टडी आई है. इसके अलावा आपकी जो केस स्टडी आई है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री मिक्स, दोनों से मिक्स्ड होके आई है. दैट इज ट्रिग्नोमेट्री यूनिट हम बोल सकते हैं. ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कितने आए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है, ट्राइंगल से आया है और हमारे किस चैप्टर से आया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक्स. तो इन चैप्टर से हमारे क्वेश्चंस किस किस वेटेज के आए हैं आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. टोटल मार्क्स, टोटल चैप्टर के मार्क्स अगर हम चेक करें तो सबसे ज्यादा मार्क्स का ट्राइंगल आया है, दैट इज ज्योमेट्री. और बच्चों को इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मैं आपको यहाँ पे सारा पोर्शन कवर कराऊंगी, है ना. तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है. फाइनल्स एग्जाम में हमारा पूरा सिलेबस आएगा, तो आपको इस बार ऐसा नहीं करना है कि जो अभी आ गया वो दोबारा नहीं आएगा. सारे चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम्स में जरूर आएंगे. तो आपको इस चैनल पे बने रहना है, सारे सेशंस को रेगुलरली देखना है. आपका पूरा का पूरा सिलेबस इस सेशंस में यहाँ पे पूरा का पूरा हम कवर कराएंगे. ठीक है, चलिए ये तो एक सिंपल एनालिसिस है
कि किस किस चैप्टर का कितना वेटेज है ना। अब बच्चों को सबसे फेवरेट चैप्टर यहाँ पे जो होता है वो होता है पॉलिनोमियल हो गया। तो पॉलिनोमियल का वेटेज देख लो 4 नंबर है भाई, रियल नंबर 5 नंबर का आया है। रियल नंबर चैप्टर जो सबसे पहला चैप्टर है उसके 5 मार्क्स है, ठीक है। तो बेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, फाइनल एग्जाम में आपको बिल्कुल इसी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हल्का फुल्का चेंजेस जरूर होते हैं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं हम इसी के साथ साथ। वेटेज तो हमने समझ ही लिया। अच्छा हाँ, प्रोबेबिलिटी भी सबको इजी लगता है, प्रोबेबिलिटी का वेटेज देख लो भाई 4 नंबर है ना, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक बार जनरल इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं, है ना। तो क्या इंस्ट्रक्शन थी, क्वेश्चन पेपर हाँ 5 सेक्शन, सेक्शन A to E 5 सेक्शन थे। सेक्शन A 1 मार्क का था जिसमें 20 MCQ थे, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन। सेक्शन B में 5 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन 2 मार्क का था। सेक्शन C में 6 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। सेक्शन D में 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के। और जो हमारा सेक्शन E है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें 3 केस स्टडीज हैं और 3 केस स्टडी में 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो टोटल 4-4 नंबर की 3 केस स्टडीज हो गई, ठीक है। अच्छा, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं दे रखी है, बस हमें किसी किसी क्वेश्चन के अंदर चॉइस दे रखी है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें भी और का एक ऑप्शन है ना। इसके अलावा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें और दे रखा है, 2 मार्क्स के में भी ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें और दे रखा है ना। तो अलग से कोई इंटरनल चॉइस नहीं दे रखी है, किसी किसी क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं जिनमें ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, मतलब और करके आता है ना, इधर अटेम्प्ट दिस और अटेम्प्ट दिस करके। तो वैसे तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बट इंटरनल चॉइस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, अलग से ऐसा नहीं दे रखा है कि आपको टोटल इतने क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलो अभी कह रहा है कि जब ध्यान से ये चीज यूज करना, पाई की वैल्यू 22/7 ध्यान से, 3.14 नहीं, अनटिल एंडलेस क्वेश्चन में मेंशन ना हो, एंड नीट डायग्राम बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है। इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन की पेपर की आपको जरूर पढ़नी है। अगर आप जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हो, बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े क्वेश्चन पेपर नहीं स्टार्ट करोगे, ठीक है। बहुत जरूरी होता है क्योंकि कई बार कुछ इंफॉर्मेशन उसमें ऐसी दी होती है जो हम मिस कर देते हैं, जल्दी जल्दी पेपर स्टार्ट कर देते हैं, वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको यहाँ पे दे दी। और चलो आप क्वेश्चन पेपर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे बेटे। तो सेक्शन में पहला क्वेश्चन ही रियल नंबर चैप्टर से था, जो कि एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे था, है ना। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको ये चैप्टर कराया था और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कराया था। तो जिन लोगों ने इसको पढ़ा है मुझसे तो उसका इजीली आंसर कर सकते हैं। 2 नंबर्स दे रखे हैं ए और बी, आपको दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और कंपेयर करके एम और एन की वैल्यू निकालनी है, आर और एस की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट करके आंसर दे देना। मतलब इतना इजी क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। वेरिएबल के टर्म्स में जब एलसीएम और एचसीएफ आता है तो क्या करना होता है, सिंपल उनकी पावर्स को ध्यान देना होता है ना बेटा। तो इसकी पावर्स को जब हम बात करेंगे तो दोनों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ से अगर मैं एचसीएफ एक बार लिख देती हूँ तो मेरा जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, p⁴m q⁴n। एचसीएफ मतलब दोनों में से कॉमन पावर, तो आ जाएगा कितना, p² × q³ और दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों की हाईएस्ट पावर। तो इसमें से हाईएस्ट पावर कितनी है, p³ और q⁴। अब आप कंपेयर करके mn और किसकी, pn q की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर मैं HCF से कंपेयर करूं तो m2 आ रहा है, n3 आ रहा है, r आपका कितना आ रहा है, देखो r आ रहा है 3 और आपका s कितना आ रहा है 4। बस अब इसको यहां पुट कर देना है। सबसे पहले m + n कर लेना है और r + s कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। आंसर आपके सामने है ना। इतना इजी क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करेंगे आंसर 35 आ जाएगा इसका, 7 × 5। एक नंबर फ्री का और इस क्वेश्चन को करने में आपको लगा होगा मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट p बी द प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज अ फैक्टर ऑफ p। अब बहुत ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करेंगे, p को ही रूट कंसीडर कर लेंगे, बट कह रहा है कि p एक प्राइम नंबर है। अगर वो प्राइम नंबर है तो अगर मैं उसके वो अकेला ऐसा नंबर होगा ना जो एक जिसका कोई फैक्टर नहीं होगा, तो कहता है लेट p बी द प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज अ फैक्टर ऑफ p।
तो p के अगर हम फैक्टर करें तो एक तो p होगा और एक 1 होगा। तो अब आपको ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसके फैक्टर p हो, जिसके जो रूट्स हैं वो p और 1 हो। तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से आप डायरेक्टली उसका आंसर कर सकते हो, फॉर्मूला आपको पता है ना। तो ऑलरेडी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में सम ऑफ द रूट यानी कि p प्लस 1x प्लस ऑफ उन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज p इंटू 1। तो आपका आंसर डायरेक्टली यहां से निकल के आ जाएगा, देखिए बी आंसर आएगा इसका। यू कैन चेक, बहुत ही आसान है ना। ये चैप्टर भी अभी थोड़े दिन पहले कराया था, अगर ध्यान से पढ़ा हो तो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा, देन p का वैल्यू कितना होगा? सेम, बहुत ही आसान। अगेन अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ द रूट्स दैट इज माइनस b अपॉन a, एंड अल्फा इनटू बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज c अपॉन a। बस आपको यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको देखो, है ना। जो जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस तो हम इजीली कर पाते हैं, ऑल्दो अभी हमारा पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ होगा, बट स्टिल जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं आपको वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की बात करती हूँ तो वो हो जाएगा 2 अपॉन p, और अल्फा इंटू बीटा की बात करती हूँ तो वो हो जाएगा कितना? 3p अपॉन p, दैट इज 2 अपॉन p एंड 3। बस यहाँ पुट कर देना है, 2 अपॉन p इज इक्वल टू 3, आपको p निकालना है, आ गया आंसर, है ना। इजी पीजी, इजी पीजी, 2 अपॉन 3 इज द करेक्ट आंसर। चेक दिस, है ना, कितना आसानी से आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो। आप खुद सोचो कि इसी तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको बोर्ड से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? नो कॉमन सोल्यूशन। नो कॉमन सोल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, ये बात भी आपको पता है, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने ये चैप्टर आपको कराया है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 is not equals to c1 upon c2. That means 3 upon 2k minus 1 is equals to 1 upon k minus 1. बस यहाँ से k निकालना है। देखो, solve this and find out the value of k. आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3k minus 3 is equals to 2k minus 1. तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? -1 प्लस 3, यानी कि k आ जाएगा यहाँ से 2। देखिए कंडीशन बहुत आसान है, देखिए 2 आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सैंपल पेपर के, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे बता भी रही हूँ कि आपको किस किस तरह से करना है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि कितना इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ऑल्दो ये चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा है, बट डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं इसको पढ़ाऊंगी तो आप डेफिनेटली इसका आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रखा है, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम taken in order are this then the coordinate of its fourth vertex। कहता है कि एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चे, 4th वर्टेक्स पूछिए। तो ये आपको दे रखा है 3,4। मैं एक आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह से आपको करना है ये क्वेश्चन। ये दे रखा है -3, -2। आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। मिड पॉइंट थ्योरम, इन दोनों का मिड पॉइंट वही इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, इसको आप x, y लेट कर लो। तो बस डायरेक्ट, नॉट मिड पॉइंट थ्योरम, एक्चुअली इट विल बी द मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ना x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बस मिड पॉइंट लगाना है आपने यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला मिड पॉइंट लगाना है, ज्योमेट्री वाला मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगाना है, ठीक है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल देंगे, हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन भी, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ABC is similar to triangle PQR if AM and PN are the altitudes। अगेन सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल का क्वेश्चन है, और अगर आपको याद हो तो अभी 2 दिन पहले ही मैंने ये चैप्टर आपको खत्म किया है। APC is similar to triangle PQR, AM and PN are the altitude of ABC and PQR respectively, and AB square is to PQ square is equals to 4:9। तो कह रहा है कि उनकी साइड्स का जो रेशियो है उसका स्क्वायर 4:9 दे रखा है। आपको AM is to PN पूछा गया। AM is to PN क्या होगा? एल्टीट्यूड्स का रेशियो। तो इसका क्या हमने प्रूव भी किया था कि अगर 2 ट्राइंगल बच्चे सिमिलर होते हैं तो जो रेशियो उनकी साइड्स का होता है वही रेशियो उनके एल्टीट्यूड्स का होता है। तो अगर मैं इसमें आपसे पूछ रही हूँ AM और PN का रेशियो, तो उनकी साइड्स का रेशियो लिख लो पहले तो साइड का रेशियो कितना आ जाएगा? 2/3। भाई स्क्वायर रूट भेज दोगे तो उनके एल्टीट्यूड्स का रेशियो भी सेम आ जाएगा, दैट विल बी 2:3। इसका आंसर आपका हो जाएगा। जो रेशियो उनकी साइड्स का होगा वही रेशियो उनके एल्टीट्यूड्स का होगा,
ठीक है, देखो कितना इजी था। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत ही आसान, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली आप इसका आंसर कर सकते हो। आपसे x tan 60 cos 60 sin 60 cot 60 दिया है, इनकी वैल्यू टेबल से पुट करनी है और आपको x निकालना है। देखिए कितना इजीली आप इसको कर सकते हैं। tan 60 का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है √3, cos 60 का वैल्यू आपको पता है 1/2, sin 60 का वैल्यू आपको पता है √3/2, cot 60 का वैल्यू आपको पता है 1/√3। देखिए इसको करना है सॉल्व, ये इससे कैंसिल ही हो जाएगा और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा कितना 1/√3। अब आपसे कह रहा है कि अगर x 1/√3 है ना, तो आपसे कह रहा है, एक मिनट, आपका x tan 60 cos sin 60 ये दे रखा है, तो x की वैल्यू 1/√3 है। अब कह रहा है कि x इनमें से क्या हो सकता है, इनमें से किसकी वैल्यू 1/√3 होती है? ऑब्वियसली 10 में, है ना, साइन और cos में तो आता ही नहीं है, cot 30 का वैल्यू √3 होता है, तो tan 30 आपका इसका आंसर है। चेक करो भाई, देखो कितना इजी है। 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान आए हैं सैंपल पेपर में, आप डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अगेन एक ट्रिग्नोमेट्री का और क्वेश्चन आ गया। आपसे कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉट थीटा √2 दे रखा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आपसे पूछा गया है। तो बच्चे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर आपको √2 दे रखा है तो दोनों की वैल्यू √2 है, दैट मीन्स अगर मैं आपसे यहाँ पे थीटा का एंगल पूछूं तो थीटा 45 डिग्री होगा, क्योंकि अगर मैं साइन 45 पुट करूं कॉस 45 पुट करूं तो दोनों की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2 होती है, दैट मीन्स 2/√2, दैट मीन्स √2। तो जब एंगल 45 होगा तो tan 45 प्लस cot 45 1 + 1 दैट इज 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। चेक दिस आउट, वेरी इजी है ना। तो अब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा कि कितने आसान क्वेश्चंस आए हैं सैंपल पेपर में। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आप एक एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। साथ साथ एम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे सारा कंटेंट कंप्लीटली फ्री एक्सेस कर सकते हो, खूब सारी बुक्स, खूब सारे क्वेश्चन पेपर, टेस्ट भी दे सकते हो, है ना। तो जरूर उसको फॉलो करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी, AE इज A यूनिट्स, ओके। ट्राइंगल का है, देखो भाई आपसे कह रहा है कि AE जो है वो A यूनिट है, ठीक है। EC इज B यूनिट, ये आपका B यूनिट दे रखा है बच्चा। DE इज X यूनिट, ओके। BC इज Y यूनिट, ओके। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ट्रू है। तो अगर आपको याद हो तो अगर मैं इस ट्राइंगल को, ये एंगल कॉमन है इस छोटू ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में, ये लाइन इसके पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। साथ की इसकी वजह से मेरा ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाएगा मेरे ट्राइंगल ABC से बाय द क्राइटेरिया AA, और सिमिलरिटी की वजह से इनकी साइड्स का रेशियो सेम आ जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास यहां से बन जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। AE की वैल्यू A है और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी A प्लस B, तो ये बन जाएगा A अपॉन A प्लस B। DE की वैल्यू X है और BC की वैल्यू Y है, तो X अपॉन Y। बस अब आपको यहां से X और Y का गेम देखना है कि इनमें से क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो X की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो AY अपॉन A प्लस B आएगी, दैट मीन्स ऑप्शन C बन रहा है। सिर्फ सिमिलरिटी का डायरेक्ट रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पे बच्चे, देख सकते हो आप बच्चा, बहुत ही आसान। एक और क्वेश्चन सिमिलरिटी पे बेस्ड आ गया। ABCD इज अ ट्रिपेजियम, तीसरा क्वेश्चन है ये 1 मार्क में। ट्राइंगल्स देखो इस बार मैक्सिमम मार्क्स का दिया है सैंपल पेपर में। तो ABCD is a trapezium with AD is parallel to BC, AD is 4 cm. If the diagonal AC and BD intersect each other at O and AO is to OC, DO is to OB is 1/2, then what will be the BC? तो ट्रेपेजियम के डायगोनल्स भी उसको उसी रेशियो में डिवाइड करते हैं जो रेशियो उसकी साइड्स का होता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो आपका ABCD अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बना दूं, AD is parallel to BC दे रखा है ना, देखिए, और मुझे BC निकालना है, ये मेरा BC है और ये मेरा ABCD है, ठीक है। तो AD मुझे 4 दे रखा है, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ये O पॉइंट है बेटा। अब आपसे कह रहा है AO अपॉन OC
इज इक्वल टू DO अपॉन OB। ठीक है, तो अभी कहता कि आप BC बताओ। तो सिंपल फंडा है आपका, यहां से इनकी साइड्स का भी वही रेशियो होगा, है ना। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कहती हूं कि एक्चुअल में जो आपका AO अपॉन OC होगा वही आपका हो जाएगा यहां से AD अपॉन BC। तो ये आपका 1/2 दे रखा है और AD आपको 4 दे रखा है, आपसे BC पूछा है तो BC यहां से 8 आ जाएगा। आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, इसका आंसर 8 सेंटीमीटर आएगा बच्चा। बहुत ही आसान, सिंपल, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, कुछ ऐसा नहीं आया है, बहुत ही आसान पेपर आया है बेटा। ठीक है, इजीली कर सकते हो आप इन सारे क्वेश्चंस को। चलो जी, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then the length of each tangent is equals to। सर्कल्स का क्वेश्चन है, सर्कल्स में टेंजेंट और हमारे सिलेबस में सिर्फ टेंजेंट ही टेंजेंट है, तो ज्यादा इजी ही है, कुछ मुश्किल नहीं है इन दिस क्वेश्चन। कहता कि ऐसे दो टेंजेंट बनाए गए बेटे, ठीक है, इंक्लाइंड एट ईच अदर 60 डिग्री, तो इनका जो सेंटर से लाइन ड्रॉ होता है वो 30 डिग्री एंगल बाइसेक्ट करता है, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है रेडियस 3 सेंटीमीटर है, आप लगाओ ट्रिग्नोमेट्री। आपको ये एंगल 30 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, आपको टेंजेंट की लेंथ पूछी गई है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ परपेंडिकुलर और बेस में 10-30 लगाओगे, डायरेक्टली टेंजेंट की लेंथ निकल के आ जाएगी। चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है, बट जब पढ़ लोगे तो ईजी लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन इंस्क्राइब टू अ स्क्वायर ऑफ, बहुत ही आसान, 9th का कॉन्सेप्ट है ये तो। एक स्क्वायर जो कि 6 सेंटीमीटर पे है, उस पे एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया, तो सर्कल की रेडियस स्क्वायर की साइड की हाफ होगी बस, और आपको एरिया निकालना है, इजी पीजी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3। ठीक है, क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, कि आपका जो सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, जो आपका एक क्यूबॉइड दे रखा है, उसकी तीनों साइड्स का सम दे रखा है, डायगोनल की लेंथ दे रखी है। दोनों फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हो रखे हैं। पहला आपको क्या क्या दे रखा है, मैं आपको यहाँ पे बस हिंट दे देती हूँ कि किस तरह आपको करना है। आपको दे रखा है L + B + H, और आपको दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ L² + B² + H², और आपसे पूछा क्या, टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL। आइडेंटिटी पता है ना स्क्वायर की, 3 टर्म्स की, A + B + C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² + C² - 2AB BC एंड CA। बस वही लगानी है, ये निकालना है, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, देख के आप आंसर कर सकते हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। If the difference of the mode median of a data is 24, then difference of the median and mean will be। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है मीन मीडियन मोड में, आपको बस वही फॉर्मूला यूज करना है इन दिस क्वेश्चन, है ना। आपको 2 का डिफरेंस दे रखा है, आपको बाकी का डिफरेंस बताना है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स ऑल्दो अभी पढ़ा नहीं है, हाँ, बट अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हो। सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। मोड इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, बस ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, मोड एंड मीडियन का डिफरेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, मोड माइनस मीडियन, अभी हम यहाँ पुट कर देते हैं 24, तो मोड की जगह पे 24 प्लस मीडियन पुट कर दो। आपको पूछा क्या है, मीडियन एंड मीन का डिफरेंस, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, उधर ले जाओ, है ना, तो आपका ये इधर जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो आंसर देखिए कितना आ जाएगा, डायरेक्टली यहां से दिख रहा है, 2 कॉमन करके डिनोमिनेटर में ले लोगे, 12 आंसर है, देखिए यहाँ पे, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। The number of revolution made by the circular wheel at the radius 0.25 meter in rolling a distance of 11 kilometer is। सिंपल है, कहता कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील,
एक सर्कुलर व्हील है, उसने कितने रिवॉल्यूशन करे होंगे, तो ये भी बहुत आसान, 9th के कॉन्सेप्ट पे, बेस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी डिस्टेंस अपॉन 2 पाई r, बस ये फॉर्मूला लगाना है, आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं बेटे। सैंपल पेपर तो आप कर ही सकते हो इजीली, जो जो चैप्टर्स पढ़ लिए उनके तो लिए तो कर ही पाओगे। कहता फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड द मोडल क्लास। मीडियन होती है मिडिल मोस्ट वैल्यू और मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप मीडियन क्लास निकालो और मॉडल क्लास तो साफ साफ दिख रही है, इनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 15 है। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट आपको निकालनी है, इनमें से मिडिल वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, और दोनों की लोअर लिमिट को बस ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है ना, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बेटा 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मतलब 20 क्वेश्चंस हैं तो मैक्सिमम 20 मिनट्स, इवन किसी किसी क्वेश्चन में कम ही लगेगा, तो आपको बस 20 मिनट ही इस पोर्शन को देने हैं, हो जाएगा। 2 dice are rolled simultaneously. What is the probability that 6 will come up at least once? कम से कम एक बार आएगा, तो 2 डाइस जब थ्रो करी जाती हैं तो टोटल आउटकम्स बनते हैं 36, और कम से कम एक बार आपका आएगा 6, तो उसके आप टोटल फिजिबल केसेस लिख लोगे और टोटल केसेस 36 हैं, तो आपका आंसर डायरेक्टली यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, है ना। बहुत ही आसान, 11/36 सिंपल आंसर है, क्योंकि 11 केसेस ही ऐसे बनेंगे जिनमें 6 एटलीस्ट वंस आएगा। अगर हम देखें तो 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6 एंड 6,1, 6,2, 6,3 and 6,4, 6,5 एंड 6,6। तो ये टोटल 11 केसेस ही ऐसे बनेंगे जो आपके फेवरेबल है, और टोटल केसेस तो 36 बनेंगे ही बनेंगे, तो आंसर 11/36 इसका आ जाएगा। बहुत ही आसान एंड बहुत ही सिंपल, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा क्वेश्चन थोड़े दिन पहले मैंने कराया भी था सेशन में। tan बीटा 4/5 दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछी है। न्यूमरेटर से आप cos बीटा कॉमन कर लो, तो जैसे ही आप न्यूमरेटर से cos बीटा कॉमन करोगे, आपके पास जो टर्म बन जाएगा वो बन जाएगा 5 tan बीटा -2 डिवाइडेड बाई 5 tan बीटा +2, क्योंकि आपने न्यूमरेटर से cos और डिनोमिनेटर से cos कॉमन करके कैंसिल कर दिया। tan बीटा की वैल्यू 4/5 है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन थे वो आपके एमसीक्यू में ही डाल दिए हैं, है ना। तो ये देखिए 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन के आ गए। कहता इन द गिवन क्वेश्चन 19 and 20 स्टेटमेंट ऑफ असर्शन A is followed by the statement of reason R. Choose the correct option. Statement 1, if product of two number 5780 and their HCF is 17, then their LCM is 340. ठीक है, अभी रीजन क्या कहता है, HCF is always a factor of LCM। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करो तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पे लिख के चेक करते हो तो यही आएगा, और आपको रिलेशन पता है LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर, तो ये रिलेशन तो सेटिस्फाई हो ही रहा है। आप LCM, क्या HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है, ये भी ट्रू है, तो आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, देखिए बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, है ना। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन सेकंड वाला प्रीवियस का एक्सप्लेनेशन नहीं है। फर्स्ट वाला असर्शन जो कह रहा है वो तो इस पे बेस्ड है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू LCM into HCF। नेक्स्ट सेम उसी तरह से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है ना। हाँ, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB AC आर दिस एंड दिस, द BC इज 20, स्टेटमेंट दे रखा है ये, और आपका जो रीजन है the joining the line joining the midpoint of the two sides of a triangle is parallel to the third side and the equals to the half of it। midpoint theorem 9th में पढ़ी है, ट्रू है, रीजन तो ट्रू है ही है। ठीक है, अब ए के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ए के बारे में बात करते हैं, क्या कह रहे हैं assertion, अगर हम इसके बारे में बात करें तो if the coordinate of the point of the midpoint of a sides AB and AC, the BC will be, आपसे कहता कि यहां पे देखो, आपको मैं बताती हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे।
कहता कि ABC दे रखा है, इसका मिड पॉइंट D है, हाँ, और AC का मिड पॉइंट E दे रखा है, तो आपसे BC की डिस्टेंस दे रखी है, तो क्या 3.5, 3,5 एंड 3,-3 दोनों से आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के डिस्टेंस लगा लोगे और वही डिस्टेंस का ट्वाइस हो जाएगा बेस, है ना। तो आप यहां से देख पाओगे कि क्या असर्शन ट्रू है। रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज बेस इसका ट्वाइस होगा, ठीक है। आर तो ट्रू है ही है और वो एक्सप्लेनेशन भी है, बट आपको असर्शन चेक करना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कि वो ट्रू है या नहीं, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो 1 मार्क के क्वेश्चन खत्म, 2 मार्क्स पे बढ़ते हैं सेक्शन बी पे, ठीक है। अब कहता 2 इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन 2 नंबर का है, बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक, दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करो, एक बार सबट्रैक्ट करो, जिससे इक्वेशंस इजी बन जाएंगी। दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल दो, सिंपल। जैसे ही ऐड करोगे आपकी इक्वेशन बहुत आसान हो जाएगी। देखो मैं आपको आइडिया देके बताती हूँ, दोनों को ऐड करोगे तो 100x + 100y = 1000 बन जाएगा, यानी कि पहली इक्वेशन x + y 10 बन जाएगा। दूसरी इक्वेशन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो -2x + 2y = -2 बन जाएगा, यानी कि x - y = 2 बन जाएगा। इजी बन गई, सॉल्व कर सकते हैं अब तो हम इन्हें। देखिए, सॉरी 1 बन जाएगा, सो सॉरी, 2 कैंसिल हो जाएगा ना। देखिए सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल, वेरी इजी। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, AD अपॉन AE = AC अपॉन BD। अब देखो बहुत ध्यान से बेटा, ये वाला एंगल जो आपका है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दैट मींस ये साइड इसके इक्वल हो गई, ठीक है। तो मैं BD की जगह पे AB पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मैं इसको AD अपॉन AE = AC अपॉन AB पुट कर सकती हूँ। अब देखो बेटा, दिस डिवाइडेड बाय दिस = दिस डिवाइडेड बाय दिस है, साथ में ये एंगल कॉमन है, तो क्या मेरा ये बड़ा ट्राइंगल छोटू ट्राइंगल के सिमिलर नहीं हो जाएगा बाय द क्राइटेरिया SAS? हो गया, बहुत ही आसान था, है ना। SAS क्राइटेरिया लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाना है। 2 एंगल्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और उसको रिप्लेस कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल पे बेस्ड है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। जब आप पढ़ोगे तो इजीली कर पाओगे। 2 टेंजेंट है, रेडियस है, कॉर्ड है, ये एंगल आपको दे रखा है, कौन सा, APB। हाँ, ये एंगल दे रखा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हो इसकी हेल्प से। और जब ये एंगल पता चल जाएगा तो ये एंगल इसका हाफ होगा। बेटा ये एंगल 90 होगा, ये 90 होगा, तो क्वाड्रिलेटरल की हेल्प से ये हो जाएगा 180 - 75, और जो भी आएगा उसका हाफ ये होगा। डायरेक्ट थ्योरम से उस पे बेस्ड है, सर्कल पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वेरी इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला। ये देखो, ये आपको 4 क्वाड्रेंट से जैसे दे रखे हैं। पहले तो इसमें ऑप्शनल है, पहले ध्यान से देख लो। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7.5 to 740। तो टोटल मिनट्स निकाल लो, 35 मिनट्स में कितना एरिया निकलेगा वो निकालना है आपने। तो 35 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट होगा, इसके लिए आपको पहले टोटल एंगल निकालना पड़ेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 35 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 × 35। और एरिया स्वेप्ट अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। थीटा आपको पता है 360, पाई रेडियस आपको 6 पता है, डायरेक्टली पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड। इसी का और में क्वेश्चन था, कहता है कि इन द गिवन फिगर आर्क हैव बीन ड्रॉन, radius 7 centimeter each with the vertices ABCD of a quadrilateral, ABCD as centers, find the area of the shaded region। तो बेटा आपसे पूछ रहा है शेडेड रीजन का एरिया, सेम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे क्वेश्चन है। ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2, ये एंगल θ3, ये एंगल θ4। एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²।
इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया निकालोगे, सबको ऐड करोगे, सबको ऐड करोगे तो θ1, θ2, θ3, θ4 जब ऐड होंगे तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो जब आप टोटल एरिया निकालोगे, सबका एरिया ऐड करोगे तो एक्चुअल में ये बन के पूरा एक सर्कल ही बन जाएगा। मतलब आपका डायरेक्ट एरिया πr² ही आ जाएगा इसके लिए, क्योंकि इसका 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 सबका सम 360 होगा। तो बस आपको πr² निकालना है, रेडियस आपको 7 दे रखी है, पुट करके आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है ना, कितना इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट, है ना। कहता है इफ साइन a + b इज 1 cos a - b इज √3/2। एकदम हलवा क्वेश्चन। साइन a + b 1 दे रखा है तो a + b कितना हो जाएगा, एंगल पता है ना आपको, टेबल याद है, मैंने ट्रिक भी बताई थी। a + b हो जाएगा 90 और a - b कितना हो जाएगा, √3/2 दे रखा है तो a - b हमारा कितना हो जाएगा, 30। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके a और b निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। वो नहीं आता तो ऑप्शनल वाला कर लो, बहुत ही आसान। इसको कन्वर्ट कर लो, क्योंकि साइन कॉस में कभी भी आपको √3 कहाँ मिलता है, √3/2 मिलता है। तो यहाँ तो 2 दे ही नहीं रखा है, तो हमें इसे 10 में बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से कॉस कॉमन कर लेते हैं, नीचे से कॉस कॉमन कर लेते हैं। तो मेरे पास देखो क्या बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग यूज कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1 - tan θ, 1 + tan θ, 1 - √3 divided by 1 + √3. Just compare tan θ is equals to √3 and you will be getting the angle. √3 tan θ में कब होता है, 60 डिग्री। आंसर is 60. वेरी इजी, है ना। देखो अभी धीरे धीरे जब आप सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बूस्टअप होगा। जो जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं उनके क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाई करते हो, ठीक है, जरूरी है करना। चलो सेक्शन सी पे आ गए जल्दी से। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, गिवन दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + √3 इज इरेशनल। सिंपल। अगर √3 इरेशनल है बेटा, इसका प्रूफ बहुत ही आसान होता है। आपको √3 ऑलरेडी इरेशनल दे रखा है, तो आप एक काम करो, पहले तो 5 + वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हम यूज कर लेते हैं। लेट दिस इज रेशनल। ये प्रूफ मैं इसलिए आपको लिख के दिखा रही हूं क्योंकि इसका प्रूफ करने में बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं और ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से सीख के जाना है। तो अगर ये रेशनल है बेटे, तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिख देंगे, 2 इंटीजर्स के रेशियो की फॉर्म में। 2 इंटीजर्स के रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो मैं यहां से अगर इसको √3 लिख दूं, जहां पे p and q आर इंटीजर्स, ये बहुत ध्यान से लिखना, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो p/q - 5, एंड अभी मैं इसको एलसीएम करूंगी, ये 2 भी है, तो बन जाएगा p - 5q अपॉन q, और 2 उधर भेज देती हूं, तो √3 p - 5q अपॉन 2q। अब आप बहुत ध्यान से मेरी एक बात सुनो, LHS में इरेशनल है, RHS में क्या दे रखा है, इंटीजर माइनस इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, तो ये अभी भी इंटीजर ही रहेगा। LHS में इरेशनल नंबर आ रहा है, RHS में अभी भी रेशनल नंबर आ रहा है, मतलब इंटीजर आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, एक तरफ रेशनल एक तरफ इरेशनल, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। मेरी बात समझ रहे हो, p and q क्योंकि इंटीजर्स हैं, 5 and 2 भी इंटीजर्स हैं, तो ये पूरा पूरा मेरा इंटीजर बन जाएगा। एक तरफ इरेशनल एक तरफ रेशनल, कैसे पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, दैट मीन्स हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा, तो 5 + 2 √3 विल बी एन इरेशनल नंबर। इस तरह से प्रूफ होता है, जो भी क्वेश्चन आपका इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आता है, सेम मेथड है करने का। चलो आगे बढ़ते हैं। If the zeros of the polynomial are double in value to the zeros of the polynomial this, then value of p and q। बहुत ही आसान। कहता कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस डबल है इसके पॉलिनोमियल के, तो आपको p and q की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लेट सपोज इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा बोल दें बच्चे, लेट सपोज इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है बेटा, तो इसके जीरोस का जो सम आएगा वो आ जाएगा कितना, 5/2 माइनस b/c, और इसके जीरोस का जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा -3/2। अब इसके जीरोस के डबल हैं, यानी कि इसके जो जीरोस बने वो बने 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो जब मैं इसके जीरोस का सम करूंगी तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा कितना, -p, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 है।
तो 2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू माइनस पी, तो आपका पी आ जाएगा -5। सिमिलरली यू कैन डू द प्रोडक्ट ऑल्सो, और प्रोडक्ट से आप क्यू निकाल सकते हो। जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी -3/2 दे रखी है, यहां से आप क्यू की वैल्यू -6 निकाल सकते हो। एकदम इजी। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बस सिली मिस्टेक्स करते हैं, है ना, जो कि आपको नहीं करनी है ना। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बेटा, इजी आए हैं तो आप इजीली कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km/h faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by the 6 km/h, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. Word problem, linear equation, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान। जिन बच्चों के माइंड में ये डाउट था कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। दोनों की स्पीड हम कर लेते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम क्या कर लेते हैं, ट्रेन की डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन की स्पीड को लेट कर लेते हैं, ठीक है, x km/h, ठीक है, और एक्चुअल टाइम लेट कर लेते हैं y, लेट सपोज y आवर्स, ठीक है। तो लेट सपोज हमारी जो स्पीड है वो x km/h है। मैं आपको आइडिया दे रही हूं कि आपको किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। x km/h है और इसका जो टाइम इसने लिया वो ये ले रही है y आवर्स, लेट सपोज, ठीक है, ओके। तो अब इसके बेस्ड पे, ठीक है, इसके बेस्ड पे आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है, ठीक है। तो आपको जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो कितनी आएगी, स्पीड इनटू टाइम, तो टोटल डिस्टेंस है xy। अब आप दो इक्वेशन बनाओ। सबसे पहली कंडीशन कह रहा है इफ ट्रेन वुड हैव बीन 6 km/h फास्टर, तो लेट सपोज अभी जब 6 km/h फास्टर है तो उसकी स्पीड हो जाएगी x + 6। इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस, उसको 4 घंटे कम लगे होंगे, यानी कि जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा y - 4। लेकिन उनकी डिस्टेंस थोड़ी बदली होगी, डिस्टेंस तो उन्होंने उतनी ही ट्रेवल करी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका निकल के आ जाएगा xy के इक्वल। सॉल्व करो, पहली इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली जब ट्रेन हमारी 6 km/h स्लोअर थी तो हमारी स्पीड हो जाएगी x - 6, ठीक है। अब कह रहा है इट वुड हैव टेकन 6 hours मोर, और उसका जो टाइम हो जाएगा वो आ जाएगा y + 6। दोनों का प्रोडक्ट xy। सॉल्व करके दो इक्वेशन बनाओ, x एंड y निकाल दो, जो चाहिए वो निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसी का और में, अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड डिवाइडेड देम इनटू 2 lots A and B. He sold the first lot at the rate of ₹2 for 3 chocolates and the second lot at the rate of ₹1 per chocolate and got a total of ₹400. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। If he had sold the first lot at the rate of ₹1 per chocolate and the second lot at the rate of ₹4 for 5 chocolates, the total collection would have been 460. Find the total number of chocolates he had. Let's suppose दोनों के लिए चॉकलेट्स लेट कर लो, ए लॉट में x हैं, बी लॉट में y हैं। पहले उसने जब सेल आउट करी तो उसने क्या करा, 3 चॉकलेट्स 2 रुपए की, तो एक चॉकलेट का प्राइस कितना आ जाएगा, सिंपल है, 2 रुपीज की 3 चॉकलेट, एक चॉकलेट का प्राइस 2/3। तो टोटल उसने x चॉकलेट अगर सेल आउट करी है तो आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स, प्लस दूसरी में एक चॉकलेट 1 रुपए की, तो 2/3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टोटल 400, पहली इक्वेशन। सिमिलरली यू कैन मेक द सेकेंड वन ऑल्सो, 2/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 400, पहली इक्वेशन। सेकेंड वन, अभी क्या कर रहा है, अब उसने अगर फर्स्ट लॉट को 1 रुपए में सेल किया था, 1 रुपए की एक चॉकलेट, ठीक है, एंड सेकेंड लॉट को उसने सेल किया 4 रुपीज की 5 चॉकलेट, तो दोनों के लिए कंडीशन बन गई। दोनों की इक्वेशन दूसरी बनाओ, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, है ना। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी यहां से कितनी आ जाएगी, 460। सॉल्व बोथ द इक्वेशंस एंड यू विल बी गेटिंग x एंड y, सिंपल, ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, नथिंग हैव टू डू, जस्ट 1 plus cot square is cosec square, 1 plus tan square is sec square and take the LCM. You can do one more thing.
आप यहाँ पे टेन को ब्रेक कर सकते हो, कॉट को ब्रेक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। दो तरीके हैं करने के, आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो मेथड यूज करना है। ठीक है, आप यहाँ पे 10 क्यूब को लिख दीजिए कितना, साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, नीचे भी ब्रेक कर दीजिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में, पूरा एक्सप्रेशन साइन कॉस में ब्रेक कर दो, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना आप लोग, बहुत ज्यादा जरूरी हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अगेन सर्कल्स का क्वेश्चन है, टेंजेंट इक्वल लेंथ के होते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट आपका इसमें यूज होगा। अगर आपको सर्कल्स आता है तो बहुत ही आसान है, नहीं आता है तो जब पढ़ोगे तब करना। सर्कल है, उस पे चारों तरफ से ऐसे टेंजेंट्स हैं, आपको प्रूव करना ये रोम्बस है। तो कुछ नहीं है बेटा, ये लेंथ इसके इक्वल होगी, 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 और ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, जिसकी हेल्प से ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसी पे बेस दूसरा क्वेश्चन, सेम टेंजेंट पे ही है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको बस यहां से ये लाइन आप ज्वाइन कर लो, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लो। ये टेंजेंट इक्वल लेंथ के होंगे, ये कॉमन साइड है, ये रेडियस है, जिसकी वजह से ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, लेट्स सपोज एक्स एक्स। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लो, सेम क्राइटेरिया, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा वाई वाई। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका सम और इसका सम को इंटीरियर एंगल से कितना आ जाएगा 180। तो आपको पता चल जाएगा 2x + 2y कितना हो जाएगा 180। तो यहां से x + y आ जाएगा 90। दैट मीन्स अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90, और एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से ये एंगल भी 90 आ जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो ये क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी, टेंजेंट, एंगल सम प्रॉपर्टी सब पे बेस्ड है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो ये मत सोचो कि वो चैप्टर काम नहीं आएंगे। जो चैप्टर आज पढ़ रहे हो फ्यूचर में वो चैप्टर आपको काम आने ही वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी, two coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at least one head, at most one tail, at a head and a tail? दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया है, टोटल आउटकम्स तो आपको पता ही है क्या क्या होंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने 9th में भी सॉल्व किए होंगे। टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल और हेड हेड, ये टोटल 4 केसेस बनेंगे। अब कहता है एक एक केस यहाँ पे देखो, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड है। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक, दो आए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कम से कम एक हेड का एक केस, एक केस, एक केस, तो आ जाएगा 3/4। फिर क्या कह रहा है, एट मोस्ट वन टेल, मैक्सिमम एक टेल। मैक्सिमम एक टेल का मतलब है नो टेल भी चलेगा, यानी कि ये वाला, अगेन ये वाला और एक वाला, तो अगेन 3/4। अ हेड एंड अ टेल, यानी कि उसके तो दो ही केसेस हैं, 2/4 दैट इज 1/2। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो ये अब हमारा खत्म हो गया 3 मार्क्स। अब हम बढ़ते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे, बहुत ही आसान है। फिर से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड, द पाइप्स ऑफ लार्जर डायमीटर used for 4 hours and pipe for the smaller diameter used for the 9 hours. Only half of the pool can be filled. Find how long it would have take for each pipe to fill the pool separately if the pipe of the smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of the larger diameter of the pool. भाई बहुत ही आसान है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वर्ड प्रॉब्लम है। कहता कि जो हमारा स्मॉलर डायमीटर का पाइप है उसको 10 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो लार्जर डायमीटर वाले पाइप को लेट कर लो, x आवर्स लगते हैं, तो स्मॉलर डायमीटर को कितने घंटे लगेंगे, x + 10। एक को लग रहे हैं x आवर्स, एक को लग रहे हैं x + 10 आवर्स। और पहला वाला जो इतने घंटे जब इसको लग रहे हैं तो 1 घंटे में ये कितना पाइप फिल कर रहा होगा, 1/x पार्ट, और ये कितना कर रहा होगा, 1/x + 10 पार्ट। तो लार्जर डायमीटर वाला हमारा 4 घंटे चला है, यानी कि 4/x, और स्मॉलर डायमीटर वाला 9 आवर्स चला है, और दोनों ने आधा पाइप ही फिल किया है। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर वाला 10 घंटे ज्यादा ले रहा है। ठीक है ना, सेम एज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, वो भी डिस्टेंस पे बेस्ड है। इसी तरह का क्वेश्चन है ना, फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर इन एयरक्राफ्ट
was slowed down due to the wet weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour for its usual speed, and the time of the flight increased by the 30 minutes. Find the scheduled duration of the flight. बहुत ही easy. उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही वर्ड प्रॉब्लम है. इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कुछ मुश्किल नहीं है. यूजुअल स्पीड को लेट कर लो और उस पे बेस्ड आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Prove that if a line is drawn parallel to the one side of the triangle intersecting the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. भाई बीपीटी का प्रूफ आ गया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ है ना. अब क्या कह रहा है, यूजिंग द अबव थ्योरम प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्टिंग ऑफ द डायगोनल एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम ड्राइव द नॉन पैरेलल साइड डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड्स इन द सेम रेशियो. ट्रेपेजियम पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इजी है. बीपीटी का प्रूफ अभी जब मैंने ट्राइंगल्स पढ़ाया तो आपको कराया था, और मैंने बोला था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा ही जाता है. ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है कि आपका कोई ट्रेपेजियम बना है. बीपीटी का प्रूफ तो आप लोग सेशन से भी देख सकते हो, वैसे आपको आता ही होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो इजीली. तो ये कह रहा है ऐसा है ना, कहता कि ए बी सी डी है, कहता है हाँ, यूजिंग द अबव थ्योरम प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम, बेस के पैरेलल ड्रॉ करिए, डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स इन द सेम रेशियो. अगर हम इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे, एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इधर के मिड पॉइंट से, इधर के हम लेट सपोज हम ऐसा करते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके साथ, नॉट मिड पॉइंट, अभी मिड पॉइंट भूल जाओ. तो जब मैं पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करूंगी तो इस ट्राइंगल में मैं लगा दूंगी कौन सी, इसको मैं डी बोल देती हूँ, सॉरी इसको मैं ई बोल देती हूँ और इसको मैं एफ बोल देती हूँ. बीपीटी जिसकी हेल्प से दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस इज टू दिस आ जाएगा, और क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी तो ये वाला रेशियो से जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका आ जाएगा. अब इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ सेम है, तो इन दोनों साइड्स का भी रेशियो सेम हो जाएगा. तो आपको दोनों में बस कौन सी लगानी है, बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो बस बीपीटी लगाओ, लाइंस पैरेलल है तो डिवाइड बोथ द साइड इन द सेम रेशियो. ठीक है, बस ये लगाना है इस क्वेश्चन में. चलो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको करना है. ठीक है, ध्यान रखना है इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू हैवी फ्लड इन अ स्टेट 1000 वर रेंटेड होमलेस. ओके, 50 schools collectively decide to provide the canvas for 1500 tents and share the whole expenditure equally. The lower part of each tent is cylindrical with the base radius 2.8 and the height 3.5. ऐसा क्वेश्चन हमने 9th क्लास के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी करा था कि नीचे सिलेंड्रिकल है और ऊपर आपका क्या है, देखो बहुत ध्यान से, नीचे सिलेंडर दे रखा है, कोनिकल, उसके बाद कोन दे रखा है. ऐसा टेंट बनाया है उन्होंने भाई. देखिए डायमेंशंस आपको दे रखी हैं. अब आपसे कहता है इफ द कैनवस यूज्ड टू मेक द टेंट रुपीज इतना. ठीक है, फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल. ठीक है, अब आपसे कह रहा है 50 स्कूलों ने लिया है भाई इसका कॉन्ट्रैक्ट, वो कर रहे हैं ये सारा काम. तो सबसे पहले तो इसका आपको निकालना पड़ेगा क्या, CSA. इसका CSA प्लस इसका CSA ऐड कर दो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट आ जाएगा. उस CSA की हेल्प से आपने लगाए कितने टेंट, आप यहाँ पे देखो भाई कितने कह रहा है, 1500 टेंट्स. तो टोटल 1500 टेंट्स में कितना लगेगा कैनवस, वो आ जाएगा, उसको 1500 से मल्टीप्लाई कर देना. फिर कह रहा है, आप कह रहा है कि 120 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, तो जो भी आपका टेंट का कैनवस टोटल आएगा उसको 120 से मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइडेड बाय 50 कर लेना क्योंकि 50 स्कूल्स में डिवाइड होगा. तो आपका सिर्फ आंसर इन दोनों का CSA इंटू 1500 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 50, बस ये आंसर करना है आपने, आंसर आ जाएगा. इसी के साथ और में एक और क्वेश्चन आया था, ये इजी है ना, ये भी इजी है वैसे तो. देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबॉइड बॉक्स ऑफ 7 सेंटीमीटर, 2 क्यूबॉइडल बॉक्स है 7 सेंटीमीटर के, क्यूबिकल बॉक्स है.
फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब अ हेमिस्फीयर ऑफ द डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब इज स्कूप्ड आउट। तो कहता कि एक क्यूब के ऊपर से स्कूप आउट कर लिया गया, मतलब निकाल लिया गया एक हेमिस्फीयर, और उसको क्या किया गया, उल्टा करके दूसरे क्यूब के टॉप पे रख दिया गया। अब आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू न्यू सॉलिड्स फॉर्म। ठीक है, दोनों के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताओ, वॉल्यूम ऑफ द न्यू सॉलिड फॉर्म, जो नया सॉलिड बना है उसका वॉल्यूम बताओ। ठीक है, तो सबसे पहला तो काम आपको दोनों के टीएसए निकालनी है। तो जब स्कूप आउट करा गया है, स्कूप आउट किया जाता है तो वो अपनी जगह पे ब्लैंक स्पेस छोड़ के जाएगा। तो वो जो ब्लैंक स्पेस छोड़ के जाएगा, आप इमेजिन करो कि एक बॉक्स से अगर आप एक जैसे लेट सपोज आप आइसक्रीम खाने जाते हो, तो जब उसमें से स्कूप आउट करते हो सॉलिड से, तो उसमें वो सर्कल बन जाता है, वो सरफेस तो आपको विजिबल होती ही होती है ना। तो जब आपको टीएसए निकालना पड़ेगा, इन दैट केस आपको फर्स्ट सॉलिड का टीएसए बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा। उसकी बाकी सारी सरफेसेस का तो एरिया सेम रहेगा, बट टॉप सरफेस जहां से स्कूप आउट किया है उसमें हेमिस्फीयर का सीएसए ऐड होगा, और उसके अलावा जो पोर्शन चारों तरफ बचा है उसका सरफेस एरिया भी ऐड होगा। ठीक है, सेकंड पे क्या होगा, सेकंड में कुछ नहीं होगा, सेकंड में चारों सरफेसेस का एरिया तो सेम रहेगा, सॉरी जो बाकी की 5 है ना, जो टॉप सरफेस है उसकी एरिया में से जब आप स्कूप आउट उल्टा करके उसके ऊपर फिट करोगे तो उसकी वजह से वहां पे जो सरफेस आएगी उसमें टॉप तो रहेगी, मतलब जो आपका हेमिस्फीयर है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको विजुलाइज करना पड़ेगा और अच्छे से आपको करना पड़ेगा, कुछ मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन वाला है। तो अगर चॉइस में आ रहा है तो आप ये वाला करो, ज्यादा इजी है कंपेरेटिवली टू दिस। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन चॉइस में मिलता है, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें एक छोटा मोटा एरिया मिस कर देते हैं, जो मिसिंग की वजह से गलत आंसर होगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन चॉइस में दिए हैं तो ऊपर वाला इजी ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स, आपको मीडियन दे रखा है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, मीडियन का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। 2 इक्वेशन बनेंगी, सबसे पहले एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन बनाओ, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दे रखी है, इन सबका सम 100 से इक्वेट कराओ। दूसरा मीडियन से इक्वेशन बनाओ और 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए केस स्टडी बेस्ड लास्ट सेक्शन, 3 केस स्टडी आई है, बहुत ही इजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी करते हैं। अब तक का क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट तो नहीं लगा होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे जिन लोगों को जो पोर्शन डिफिकल्ट लगा, आई कैन अंडरस्टैंड, वो सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आपने वो चैप्टर्स पढ़े नहीं है। एक बार पढ़ लोगे तो पूरा पेपर इजीली हो जाएगा। तो अभी सिर्फ वो पोर्शन अटेम्प्ट करो जो आपने पढ़ रखा है, जो नहीं पढ़ रखा है उसके लिए जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तो दोबारा अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसा टाइलिंग बनाया गया है सरफेस पे, और जो कई सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिसमें, जैसे कि हेक्सागन, स्क्वायर, ट्रायंगल, है ना, उनको हम टाइल्स करते हैं, कोई गैप नहीं है उनके बीच में। तो ये हमारे रोमन इस्लामिक आर्ट में यूज होता था। अब कहता कि उसी को यूज करके एक फ्लोर की टाइल्स बनाई गई हैं, आप यहाँ देख सकते हो, उसी को यूज करके ये फ्लोर की टाइल्स आपके लिए यहाँ बनाई गई हैं। अब आपको इसको डील करना है, आप इसे भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस ये कोऑर्डिनेट में प्लॉटेड है। तो देखो हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है। हमने वही क्राफ्टमैन ने क्या किया, फ्लोर पे पैटर्न बना दिया है, बहुत सारा कुछ लिखा है बट उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी अभी। ये जो जितना भी कुछ लिखा है ना, इसका सच में कोई काम नहीं है, मतलब ये अपना टाइम वेस्ट करने वाली चीज है अगर इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो। क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। जब भी केस स्टडी आपको दी जाए तो अगर उसमें न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको जरूर पढ़े, लेकिन अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट बी एंड एफ। चलो बी एंड एफ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में भी पढ़ा है, तो बी पॉइंट कहाँ है, ये है, और एफ पॉइंट कहाँ है, ये है। इन दोनों का लाइन सेगमेंट जॉइनिंग का डिस्टेंस पूछा है। इसका कोऑर्डिनेट देखो 1,2, इसका कोऑर्डिनेट देखो -2,9। दोनों का कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, इजी पीजी, है ना।
बस ये पूरा जो भी हमारा ये पूरा जो भी केस स्टडी है वो बेसिकली सिर्फ इसी डायग्राम पे है, तो आपको बस इसको पढ़ना है, बाकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, द सेंटर Z of the figure will be the point of intersection of the diagonal of the quadrilateral WXOP। देखिए WXOP, so this will be a rectangle। आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो डायगोनल्स के मिड पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मिड पॉइंट लग जाएगा डायरेक्टली, इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके पता है, डायरेक्टली मिड पॉइंट लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and G। कहता कि y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा जो A and G से इक्विडिस्टेंट पे होगा। तो A पॉइंट हमारा कहाँ दे रखा है, A, एंड G पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, ये। ठीक है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट आपको यहां से रीड करने को मिल जाएंगे। y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो जब आप y एक्सिस का पॉइंट ले रहे हो तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 कर दो और y कोऑर्डिनेट को y लेट कर लो, दोनों उस पॉइंट की इससे और इससे डिस्टेंस को इक्वेट करा दो डिस्टेंस फॉर्मूला से, है ना, आपका आंसर आ जाएगा। हो गई पहली केस स्टडी। ठीक है, चलो सेकंड केस स्टडी पे मूव करते हैं, बहुत ही आसान थी। अच्छा, फर्स्ट केस स्टडी का एक और क्वेश्चन था और में, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम के पॉइंट्स आपको पता है, ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला आपको बस यूज करना है। कौन सा ट्रिपेजियम, ये वाला, इसी के एरिया की बात हो रही है। कोऑर्डिनेट पता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी पता है, ये भी निकाल सकते हो। तो केस स्टडी तो बहुत ही इजी होती है बेटा। जो बच्चे कहते हैं कि केस स्टडी डिफिकल्ट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम अपने सेशंस में बहुत सारी केस स्टडी भी कराएंगे आपको, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, कहता है द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड। हाँ ठीक है, कह रहा 1500 लोगों को एकोमोडेट करने के लिए ऑडिटोरियम बनाया गया है। ऐसे चेयर्स लगाई गई हैं सर्कुलर वे में, ठीक है, कि हर एक नेक्स्ट रो में 10 सीट ज्यादा है। ठीक है, चलो बस इतना सा इंफॉर्मेशन था और उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। एपी, इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर ऑन द 10th रो। 10th टर्म पूछा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, D10 दे रखा है, क्योंकि हर एक रो में 10 सीट ज्यादा है। फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। नंबर ऑफ रोज पूछी गई है 1500 के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ रोज पूछी गई है 1500 सीट्स के लिए। SN दे रखा है आपको, N पूछा है। ठीक है, SN दे रखा है, N पूछा है, दैट्स इट। कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है। If 1500 seats are to be arranged in an auditorium, how many seats are still left to put after 10th row? ठीक है, कहता कि अगर 1500, कह रहा अगर 1500 सीट्स एक ऑडिटोरियम में अरेंज की गई हैं, तो कहता कि कितनी सीट्स और बचेंगी। How many seats are still left to be put after 10th row? तो 10th रो के बाद कितनी और सीट्स बचेंगी। 10 रो में जितनी सीट्स अरेंज हुई हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है 1500 से बस। ठीक है, इफ देयर आर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। मिडिल मोस्ट टर्म पूछा गया है। ठीक है, सिर्फ 17 रो हैं तो मिडिल टर्म एक ही होगा, 17 + 1/2। ठीक है, 9th। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लास्ट केस स्टडी। वी ऑल हैव सीन द एयरप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई बट माइट have not thought of the how they actually reach the correct destination, air traffic control। ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, इसका सच में कोई काम नहीं है। क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पे बढ़े। ये बस बता रहे हैं, एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं कि नेक्स्ट केस स्टडी एक्चुअल में किस पे है। ATC जो हमारा होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एयर क्राफ्ट जो भी फ्लाई करते हैं, लैंड करते हैं, सब कुछ उन्हीं का काम है ना। तो अभी इसी पे बेस नेक्स्ट केस स्टडी है, चलो उसको देखते हैं एक बारी। ओके, एट अ गिवन इंस्टेंट ATC फाइंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एयरप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अगेन ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की केस स्टडी है। कहता कि एक टाइम पे एयरप्लेन उड़ रहा था 60 डिग्री पे और 30 सेकेंड की फ्लाइट के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि उसका एंगल 30 डिग्री हो गया। क्या बात है, पहले यहाँ था वहां पहुंच गया। ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत किया होगा, है ना, बहुत ही किया होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने पढ़ा है
नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो, मैं कराऊंगी तो करना। कहता है कि यहां पे पहले था, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गया, ऐसा कंडीशन दे रखा है। तो ये एंगल पहले कितना था 60, यहां पहुंचा तो 30 हो गया। ठीक है, अभी ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहां से यहां तक जाने में उसको कितने लगे 30 सेकेंड्स। ठीक है, अब कह रहा है हाँ हाइट जो उसकी है वो कितनी दे रखी है 3000√3 मीटर्स। ठीक है, हाँ अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करनी है। ड्रॉ द नीट फिगर टू शो द अबव सिचुएशन। भाई लो, एक नंबर तो खाली डायग्राम बनाने का था, पूरा साफ बनाना है। मेरा थोड़ा सा गंदा बना है बट तुम लोग अच्छे से बनाना, स्केल यूज करके 1 नंबर मिलेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स। आपसे ये डिस्टेंस पूछी है बच्चे, ये डिस्टेंस पूछी है आपसे, है ना। तो कोई टेंशन नहीं लेना, 30 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है बस वो आपको बतानी है। ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। आपको 2 ट्राइंगल यहां दिख रहे हैं, आप ये डिस्टेंस लगा लो इस ट्राइंगल को यूज करके, ये डिस्टेंस निकाल लो इस ट्राइंगल को यूज करके। परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, बेस निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, tan थीटा लगाओ, इसमें से ये सबट्रैक्ट कर देना, ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर 15√3 - 1 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45 डिग्री। कहता जब भी हाइट सेम थी लेकिन कुछ समय बाद एंगल 45 डिग्री हो गया था। हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट ड्यूरेशन। कहता कि उस टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। तो यहां कहीं पे 45 रहा होगा, हाइट सेम है, तो भाई जब 45 डिग्री है, हाइट सेम है, तो यही डिस्टेंस तो उसने यहाँ ट्रेवल करी होगी, क्योंकि 10 45 1 होता है ना। तो देखो ये भी इजी हो गया। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप इजीली कर सकते हो, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन km/h। स्पीड क्या है, डिस्टेंस और टाइम आपको पता चल चुका है। इतनी डिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता चल चुकी थी, रुको मैं बताती हूँ। ये डिस्टेंस आपने निकाली थी फर्स्ट पार्ट में, सॉरी सेकेंड पार्ट में, और यहां से यहां तक जाने में उसको 30 सेकेंड्स लगे थे। तो आप स्पीड निकाल सकते हो इजीली km/h में। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन और लास्ट केस स्टडी। आई होप आपको पूरा पेपर समझ आया है, एनालिसिस भी आपको अच्छे से समझ में आया कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं। और ये सेशन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिससे कि उनको भी हेल्प मिले। आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आप पढ़ चुके हैं चैप्टर्स अब तक। जो चैप्टर्स आपने अभी नहीं पढ़े हैं उनको अभी टच मत करना, नहीं तो आपको टेंशन हो जाएगा कि भाई ये मुझसे नहीं हो रहा, ये मुझसे नहीं हो रहा। जो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, जो जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उसके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो। जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं जब पढ़ोगे तब कर लेना। रेगुलरली हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए सेशंस लेके आते हैं, आप हमारे सेशंस को रेगुलरली देखो, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। केस स्टडी बेस्ड, MCQ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.